हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज के बारे में पढ़ा था, याद हो तो? एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस लिखे हैं, फॉर्मूला याद ही होगा, डेल्टा एस कैसे निकालते थे। इस क्वेश्चन को करना है। जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है द एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। 4 मोल दे रहा है किसी आइडियल गैस के, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 100 लीटर। करा एंट्रोपी चेंज क्या होगा बताइए। तो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला हम लोगों ने एंट्रोपी का पढ़ा था, डेल्टा एस इक्वल्स टू, वो कुछ ऐसे पढ़ा था, इट इज 2.303 n इंटू आर। एन बराबर कितना दिया है बेटा? 4। अब आंसर्स जूल में है तो आर की वैल्यू जूल में रखेंगे तो कितनी होगी बच्चे? 8.31 इंटू log V2 अपॉन V1। 0 से 0 कट गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो डेल्टा एस बराबर आ गया 2.303 को इतना ही लिख ले, इंटू 4 इंटू 8.3। लीजिए सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 76.5 जूल पर केल्विन पर मोल। आंसर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 इंटू एन आर लॉग V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2। टेम्परेचर खत्म हो गया था टी डेल्टा एस से, मैंने इसको जब कंपेयर करके दिखाया था आपको। आसान सा क्वेश्चन है। आपके PS5 में ये क्वेश्चन दिया है, नंबर मुझे याद नहीं है, PS6 में सॉरी, ये क्वेश्चन दिया है, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है। आंसर है 76.5 जूल। कहीं क्वेश्चन में कुछ डाउटफुल लग रहा हो, कुछ ना समझ में आया हो, पूछ सकते हैं। आसान सा सवाल था, हटा दिया जाए। चलिए, तो हम लोग इंपॉर्टेंट टिप पढ़ रहे थे। आइए टिप नंबर 3 पर चलते हैं। उससे पहले मैं टिप नंबर 2 के फॉर्मूले आपको फिर से याद दिलाता हूं। हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस बराबर लिखा था 2.303 n r इंटू log V2 अपॉन V1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2.303 n r log P1 अपॉन P2। यही फॉर्मूला है किसका? डेल्टा एस का। वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं या चाहे तो प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था। चलिए इसी को आगे बढ़ाना है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये आर क्या चीज है? व्हाट इज आर? यदि आप आर की वैल्यूज देखें तो आर की वैल्यू होती है, कोई एक ले लेता हूं, सपोज कैलोरी में या जूल में, तो ये होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्या यही वैल्यू होती है? यानी 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी गई एनर्जी, कुछ ऐसी करके आर लग रही है शायद देखने में। तो आर है क्या? एनर्जी, जो क्या इंक्रीज कर रही है? टेम्परेचर वेरिएशन करा रही है। यदि मैं इसी रिएक्शन का टेम्परेचर वेरी करा के डेल्टा एस निकालना चाहूं, तो टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है मोलर हीट कैपेसिटी, जब पर मोल निकालनी होगी। तो जब हम मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं बेटा, तो व्हाट इज योर मोलर हीट कैपेसिटी? आप मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं जरा बताइएगा। तो आपकी जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, देखिएगा ध्यान से, डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 n, और आर की जगह मैंने लिख दी है मोलर हीट कैपेसिटी, यानी क्या हो गई? एनर्जी। ठीक, अब बताइए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो V2 की जगह T2 और V1 की जगह कैन आई राइट हियर T1। अब आप कहेंगे सर ये T1 T2 कहां से आ गए? मैंने आपको यही तो बताया कि यदि टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो हम एंट्रोपी को कैसे निकालेंगे। यानी अब हमारी ये जो प्रोसेस है, इट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस नाउ। ऊपर तो आइसोथर्मल वाला है, यदि आइसोथर्मल नहीं है और टेम्परेचर का वेरिएशन, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब सवाल है सर सीएम कौन सा यूज करेंगे जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 हैं। यदि कांस्टेंट प्रेशर पर रखना है तो सीपी रख दीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर रखना है तो सीवी रख दीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी।
तो एक फार्मूला हम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, ये भी एक फार्मूला है एंट्रोपी निकालने का। जब आपको क्या दी गई हो, मोलर हीट कैपेसिटी, और जब आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए गए हों, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला। तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये है ज्ञान की बात नंबर 3, बना लीजिए। ये फार्मूला है, कभी हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको लिख के दे दिया। एनसीईआरटी इसे लिखती नहीं है, यानी इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाए बड़ा मुश्किल, इम्पॉसिबल था लगता है। बना लीजिए ज्ञान की बात नंबर 3, यानी यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, तो एंट्रोपी चेंज ऐसे निकाला जाएगा। हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्ञान की बात नंबर 4, टिप नंबर 4। और मैं अब आपको एक रिलेशन बताने जा रहा हूं। टिप नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस या रिएक्शन। इसके लिए कैसे, देखिए, हमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस दी गई है। सपोज करिए एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो वो कहता है कि यदि आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, डेल्टा जी, यानी फ्री एनर्जी चेंज। तो ये फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस का 2.303 RT लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के लिए डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। अब वो कह रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम भी आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी बराबर होता था 0, रख देंगे भाई। और जब इक्विलिब्रियम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी के इक्विलिब्रियम। इन वैल्यू को यदि मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रख दूं तो डेल्टा जी बराबर तो हो गया बेटा 0, तो डेल्टा जी नॉट प्लस, ये तो बराबर हो गया है 0, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। क्या एग्री करते हैं इतनी बात से बेटा? एक काम कर देते हैं, डेल्टा जी को बाहर ले लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, ये माइनस का हो जाएगा, 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। RT लॉग के इक्विलिब्रियम। लीजिए, यह है रिलेशन डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के बीच में। कभी कभी हो सकता है वो के इक्विलिब्रियम को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख के दे दे कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2.303 लॉग को ln लिख सकते हैं, RT ln के इक्विलिब्रियम। देखिए, आपको याद ये फॉर्मूला रखना है, बस कहाँ से आया इस चक्कर में नहीं पढ़ना। ये तो एक मैंने ऐसी बस डिराइव करके दिखा दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, रिलेशन। बस इसमें मैंने डेल्टा जी की केवल वैल्यू रख के दिखा दी है कि जो डेल्टा जी होता है वो इक्विलिब्रियम पर कितना होता है, 0, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। बना लीजिए, सामने फॉर्मूले हैं, फिर इस पे छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये है रिलेशन डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 रखा है आपने, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यदि गैसेस होंगी तो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हटा दो बेटा। चलिए, तो अपना अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया? वो फॉर्मूला आया कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2.303 RT
इंटू लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये फार्मूला था। चलिए यहाँ थोड़ी सी वैल्यू रख के देख लीजिए। अब वो कहता क्या है, वैल्यूज रखने जा रहा है बेटा, वो कह रहा है कि पुट यदि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सपोज करिए हमने 1 रखी, ठीक, तो log 1 बराबर 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी आपका जो डेल्टा जी नॉट होगा इक्वल्स टू 0। दूसरे पॉइंट पर आ जाए भाई। अब वो कह रहा है कि यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा यानी ग्रेटर देन 1 रखी जाए तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा। अब 1 से ज्यादा वैल्यू के इक्विलिब्रियम की 10 रख दी मैंने, रख दी बेटा, तो log 10 बराबर 1 हो गया। ये वैल्यू निगेटिव है तो माइनस का 2.3 आर इंटू टी, पूरी वैल्यू निगेटिव आएगी तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा क्योंकि वैल्यू निगेटिव। तीसरे नंबर पर आ जा भाई। अब वो कहता है कि यदि हम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को लेस देन 1 रख दे, लेस देन 1 मतलब हाफ रख दे, 1/10 रख दे, तो क्या होगा, फिर से देख ले, डेल्टा जी नॉट। यदि मैं के इक्विलिब्रियम 1/10 रख दूं तो जरा देखना क्या फार्मूला बनेगा, माइनस का 2.3 आर टी लॉग 1/10 यानी 10 की पावर -1, और -1 यहाँ आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2.303 आर टी लॉग 10, और log 10 बराबर 1, इसे हटा दे भाई तो 2.303 आर टी, वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू रखना शुरू करूं तो डेल्टा जी की वैल्यूज आपके पास ऐसे आएगी। देख ले भाई, समझ में आया। अब मजे की बात यह है कि यदि हमारे पास डेल्टा जी हो और हमें कहीं गलती से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो हमें लॉग हटाना पड़ेगा बेटा, और लॉग हटाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एंटी लॉग की। क्या हमें एंटी लॉग्स लेने आते हैं? यदि एंटी लॉग लेने आते हैं तभी आप इसका क्वेश्चन कर पाएंगे, और एंटी लॉग लेने नहीं आते हैं तो आप डेल्टा जी से कंसर्न क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले की मदद से नहीं कर पाएंगे, यदि उसने हमें डेल्टा जी दिया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा तो इसका मतलब एंटी लॉग हमें आना चाहिए। सीखेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल जो लिखा है बोर्ड पे समझ में आया बेटा? यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 रखोगे तो log 1 बराबर 0, डेल्टा जी 0 हो जाएगा। 10 रखोगे यानी 1 से ज्यादा रखोगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, डेल्टा जी निगेटिव यानी लेस देन 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब होता है निगेटिव वैल्यू, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी में थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे मिलते भाई, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? तो थर्ड लॉ सच पूछा जाए तो बड़ी अनसर्टेन, अनिश्चित सी कंडीशन में जो पॉसिबल नजर नहीं आती उनमें दिया जाता है। क्या कहता है सुनिएगा, कहता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ फॉर ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहली चीज, दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, और कोई सॉलिड कहाँ परफेक्ट होता है? आपने बेटा कभी सॉलिड स्टेट पढ़ा हो तो उसमें वॉइड पढ़े थे, उसमें डिफेक्ट्स पढ़े थे, याद करिए, कभी शॉर्ट की डिफेक्ट, कभी फ्रेंकेल डिफेक्ट, कभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कभी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कभी एफ सेंटर, बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। यानी पहली चीज तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा नहीं तो बात ही बेकार हो गई। लेकिन चल मान ले हम किसी दूसरे ग्रह से, दूसरे प्लेनेट से परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड ले आए, मान लीजिए, तो कहता है फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, यानी इस सॉलिड की जो एंट्रोपी है इज टेकन टू बी 0, तो उसकी एंट्रोपी को आप 0 ले लेंगे, यानी उसमें बिल्कुल भी डिसऑर्डर नहीं होगा एट
एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। अब सोचने वाली बात यह है बेटा कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो तो हम ला ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये तो वो टेम्परेचर होता है जिस पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाते हैं, यानी ये टेम्परेचर लाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। और यदि संभव नहीं है तो क्या मैं डायरेक्टली ये बोल दूं कि दुनिया में किसी भी चीज की एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती? इसका तो यही मतलब है कि दुनिया में किसी चीज की एंट्रोपी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने बोला एंट्रोपी इज टेकन टू बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर भी आपको नहीं मिलेगा, परफेक्ट सॉलिड भी नहीं मिलेगा। जब मिलेगा ही नहीं तो हम बोल देंगे कि किसी भी चीज की एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होती। यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैथमेटिकल डेरिवेशन पे अपने को जाना नहीं है कि हम इंटीग्रल डिफरेंशिएशन पढ़े यहाँ पर एंट्रोपी के। बस इतना केवल हमें याद रख लेना है स्टेटमेंट को कि किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस की एंट्रोपी को जीरो लिया जाता है एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन पर, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन पर, या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। यह है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देख लो बेटा, कहीं कोई डाउट हो बना डालिए। बना लीजिए दो छोटी छोटी सी हेडिंग्स, छोटे छोटे से नाम, और चैप्टर खत्म। और मैं आपको एंटी लॉग निकालना सिखा दूं ताकि आप क्वेश्चंस को लगा पाए, आगे काइनेटिक्स में भी आर्हीनियस इक्वेशन में हमारे काम आएगा। तो एंटी लॉग लेना हम सीख लेते हैं। हटा दो बेटा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ टर्म्स दिखाता हूँ। कभी कभी थर्मो में लिखा मिलेगा आपको ये वर्ड, बॉम्ब कैलोरी मीटर, और कभी कभी आपको ये टर्म लिखा मिलेगा, इट इज कप कैलोरी मीटर। हो सकता है आपके फिजिक्स के रेस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको पढ़ाया ही हो ये सब। तो व्हाट इज बॉम्ब कैलोरी मीटर एंड व्हाट इज कप कैलोरी मीटर? जरा इनसे मिल लिया जाए। पहले बम से मिलते हैं। ये एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक सील्ड क्लोज्ड वेसल है जिसके अंदर हम कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराएंगे, यानी हीट रिलीज होगी। जब वो हीट रिलीज होगी तो वो क्या करेगी? सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, यानी इसने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है ये इससे निकल आएगा, या टेम्परेचर बढ़ा हुआ हमें पता चल गया तो हम Q निकाल लेंगे ms डेल्टा T से। ms डेल्टा T से। तो ये जो Q यहाँ पर निकलेगी ये कौन सी Q होगी? ये बताइए क्या स्टेनलेस स्टील का बंद डिब्बा है? यदि बंद डिब्बा है तो इसका मतलब ही हो गया कि जो आपका वॉल्यूम होगा इज कांस्टेंट। कैसा होगा? कांस्टेंट। यानी यहाँ पर जो Q निकलेगी, जो हीट निकलेगी वो क्या होगी? QV इज कैलकुलेटेड। और ये जो Q होगा या QV होगी ये किसके बराबर होती है? डेल्टा E के बराबर। यानी हम कहते हैं कि बॉम्ब कैलोरी मीटर में जो आप एनर्जी निकालते हैं, जो हीट निकालते हैं, वो हीट कहलाती है डेल्टा E, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है बेटा। दूसरे पर आता है कप कैलोरी मीटर। कप कैलोरी मीटर कुछ नहीं है। कप कैलोरी मीटर समझ कर ऐसा एक डिब्बा है, एक कप जैसा, इसमें कोई रिएक्शन कराई तो ये ऊपर से ओपन है, तो जो भी हीट रिलीज होगी निकलेगी वो ओपन होगी। यदि ओपन होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रहेगी, यानी यहाँ पर हमेशा प्रेशर कितना रहेगा? 1 atm। यदि प्रेशर 1 atm हमेशा रहेगा तो हम बोल देंगे कि जैसे ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पर प्रेशर इज कांस्टेंट। सो क्या निकालेंगे? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP। और हमें पता है बेटा कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट निकालते हैं वो किसके बराबर होती है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है, यानी ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H। और डेल्टा H और डेल्टा E के रिलेशन से आप बड़े अच्छे से परिचित हैं। हम जानते हैं इसका रिलेशन था कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस
डेल्टा एन आर टी। अब यदि मुझे बम कैलोरीमीटर में कोई चीज दी है तो डेल्टा ई दिया है, कप कैलोरीमीटर में कोई चीज दी है तो डेल्टा एच दिया है, और आपस में अपन ऐसे रिलेट कर लेंगे। यानी ये हो गया कप कैलोरीमीटर, ये हो गया बम कैलोरीमीटर, यानी सी फॉर कप, बी फॉर बम, और इसमें ए फॉर ऐड कर देंगे डेल्टा एन आर टी को। डेल्टा एन आपको निकालना आता है, उधर से पढ़ेंगे तो ए बी सी जैसा लग रहा होगा, ये मजाक की बात है, इन्हें हटा दो। क्लियर? लीजिए, ये है बम कैलोरीमीटर, ये है कप कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर में जो हीट आप लेते हैं वो हमेशा डेल्टा ई होती है, कप कैलोरीमीटर में जो हीट हम लेते हैं वो हमेशा डेल्टा एच होती है। ये था चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स, खत्म होता है। चलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ थोड़ा सा एंटी लॉग के बारे में। कैलकुलेशंस पढ़ने जा रहे हैं किसके? एंटी लॉग। ठीक, चलिए जैसे जैसे सिखाऊं वैसे वैसे आप सीखते चलिए। यदि आपको कोई भी होल नंबर दिया है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यानी चाहे वो एंटी लॉग पॉजिटिव ए का लेना हो और चाहे वो एंटी लॉग माइनस ए का लेना हो, यदि किसी होल नंबर का एंटी लॉग ले रहे हैं तो ये होता है 10 टू दी पावर ए या 10 टू दी पावर माइनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए उसने बोला बताइए व्हाट इज द एंटी लॉग ऑफ जीरो, तो आप बोलेंगे जीरो का एंटी लॉग 10 टू दी पावर जीरो, और 10 टू दी पावर जीरो होता है 1, यानी एंटी लॉग ऑफ जीरो 1 होता है, तो 1 का लॉग 0 हो जाएगा। एक ही बात है। तो एंटी लॉग यदि 0 का निकालना हो तो कितना आएगा? 1। यदि वो कह रहा है कि बताइए एंटी लॉग ऑफ 27 कितना होगा, तो बराबर 10 टू दी पावर 27। वो कह रहा है कि एंटी लॉग ऑफ -38 कितना होगा, तो बराबर 10 टू दी पावर -38। लीजिए, ये पहला पॉइंट है, यदि हमें निकालना हो एंटी लॉग्स किसके, ऐसी होल नंबर डिजिट के, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स बने हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एंटी लॉग लगाने के लिए कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे एंटी लॉग ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है एंटी लॉग ऑफ ए प्लस एंटी लॉग ऑफ ए इंटू एंटी लॉग ऑफ बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाता है एंटी लॉग। अब यदि मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि एंटी लॉग ऑफ ए दशमलव बी, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ ए प्लस दशमलव बी। देखो ये बन गया ना एंटी लॉग, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ ए इंटू एंटी लॉग ऑफ दशमलव बी। अब ए का एंटी लॉग वहां से ले ले, कितना होता है 10 टू दी पावर ए, और किसका एंटी लॉग चाहिए, दशमलव बी का एंटी लॉग ऑफ दशमलव बी। ये दिक्कत है, हमने दशमलव के एंटी लॉग लेने नहीं सीखे भाई, हमें दशमलव के एंटी लॉग लेने नहीं आते, ये एक समस्या हमारे पास है। तो दशमलव के एंटी लॉग आपको सीखने पड़ेंगे। यदि दशमलव के एंटी लॉग सीख लिए तो सीधे सीधे एंटी लॉग ए दशमलव भी निकल आएगा ऐसे करके। तो एंटी लॉग दशमलव कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश कर ले जरा। ये हटा दूं, अब समझ में तो आ गया था ये वाला एंटी लॉग। चलिए कुछ एंटी लॉग्स याद करने पड़ेंगे आपको। कौन से याद करने हैं सुनिएगा। हम एंटी लॉग निकालेंगे दशमलव 1 का, दशमलव 2 का, दशमलव 3 का, दशमलव 4 का, दशमलव 5 का, दशमलव 6 का, दशमलव 7 का, दशमलव 8 का या दशमलव 9 का। चलिए इसको भी हटा दो। इनके एंटी लॉग्स देखना चाहते हैं तो दशमलव 1 ये आपको याद रखना है। एंटी लॉग की वैल्यूज लिखने जा रहा हूं सबके एंटी लॉग।
यदि 0.1 का एंटी लॉग चाहिए तो ये होता है 1.1, 0.2 का चाहिए तो ये होता है 1.5, 0.3 का चाहिए तो 1.9, 0.4 का चाहिए तो 2.5, 0.5 का चाहिए 3.1, 0.6 का चाहिए 3.9, 0.7 का चाहिए 5.0, 0.8 का चाहिए 6.7 और इसका चाहिए तो 7.9। सर ये वैल्यू कहाँ से आई? एंटी लॉग टेबल से। हमें क्या करना है? याद, तभी यूज कर पाएंगे भाई, आपको तो याद करनी है। यानी आपने क्या किए हैं? इनके एंटी लॉग लिए हैं, तो ये आपकी क्या आई हैं? वैल्यूज आई एंटी लॉग लेने पर। इतनी बात समझ में आती है बेटा कि इनके एंटी लॉग की वैल्यू है। यूज कैसे करेंगे? आइए यूज करना सिखाता हूँ। जैसे उसने आपसे कहा एंटी लॉग 2.3 की वैल्यू बताइए, तो क्या 2.3 को हम ऐसे लिख सकते हैं? इट इज एंटी लॉग ऑफ 2 प्लस 0.3, ठीक है ना? और इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैंने बोला ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 2 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.3। अब बता 2 का एंटी लॉग कैसे लिखेंगे? 10⁻² इंटू 0.3 का एंटी लॉग यहां से ले लेंगे, कितना है? 1.9, तो आंसर आ गया 1.9 इंटू 10⁻²। क्लियर है बेटा? और ले लेते हैं एक आध एग्जाम्पल, देख कह रहे एंटी लॉग ऑफ 6.8 कितना होगा, तो कैसे लिख लेंगे इसे? इट इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 6 प्लस 0.8। पहले ऐसे लिखना जरूरी है, अब सीधे सीधे लिख ले। एंटी लॉग ऑफ 6 बता 10⁻6 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.8 बता, यहां से ले ले भैया 0.8 का 6.7। लीजिए ये रहा आंसर। आया है समझ में भाई? एंटी लॉग ऑफ a प्लस बी बराबर कितना होगा? ऐसे लिखेंगे ना इसे, एंटी लॉग ऑफ 6 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.8। तो एंटी लॉग 6 का 10⁻6 और 0.8 का एंटी लॉग 6.7। सही है? इतना बनाइए। थोड़ा सा और करता हूं, यदि वैल्यू नेगेटिव होगी तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, बस फिर खत्म कर दूंगा। चैप्टर तो वैसे भी खत्म हो गया है। एंटी लॉग्स की वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। हटा दो बेटा। चलिए और 10 सेकंड दे रहा हूं। हो गया? चलिए इन वैल्यूज को हटा रहा हूं बस, उधर की जरूरत अभी एंटी लॉग देखना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैं उनको छोड़ देता हूं। अब जैसे उसने कहा कि बताइए एंटी लॉग ऑफ माइनस का 3.6 कितना होगा, तो पहले इसको जोड़ के लिखना है। एक्चुअली जब भी वैल्यू नेगेटिव में हो तो हमेशा याद रखना -3 की नेक्स्ट डिजिट ली जाएगी, हमेशा याद रखिए। क्या लेंगे? हमेशा अगली डिजिट। और बता 3 की अगली डिजिट कौन सी होती है? 4, तो हमेशा -4 लिखिए। अब -4 में कितना जोड़ें कि माइनस का 3.6 रह जाए, तो प्लस का 0.4। देख ले भाई ये आएगा, तो इसका लेना है एंटी लॉग। अब तुम ले सकते हो, कैसे लिखोगे इसे? इक्वल्स टू, इसे लिखोगे एंटी लॉग ऑफ माइनस का 4 इंटू एंटी लॉग ऑफ दशमलव का 4। अब माइनस के 4 का एंटी लॉग बताओ कितना है? 10⁻⁻4। और 0.4 का एंटी लॉग यहां से देख ले कितना है? 2.5। ये वैल्यू आएगी। देख भाई किसी को ना समझ में आई हो, एक वैल्यू और ले लेते हैं। चल करें एंटी लॉग माइनस का 6.8
तो इसकी नेक्स्ट डिजिट लेंगे, लिख दो एंटी लॉग, नेक्स्ट डिजिट 6 की क्या है -7। अब -7 में कितना जोड़े कि 6.8 है, तो प्लस का 0.2, सही है ना। अब डायरेक्टली तुम एंटी लॉग ऑफ -7 कितना होगा 10⁻⁻7, और 0.2 का एंटी लॉग कितना होता है 1.5। आंसर 0.2 का 7, ये तो होता है ना एंटी लॉग, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका एंटी लॉग हो गया और ये इसका एंटी लॉग हो गया। आगे बेटा समझ में। तो यदि आपके डिजिट नेगेटिव हो रही हैं तो एंटी लॉग ऐसे लिए जाते हैं। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लग रहा हो, कुछ ना समझ में आया हो आपको, आप पूछ सकते हैं। क्लियर? लीजिए, इतना हो गया। अब ये समझिए कि यदि कहीं पे लॉग है तो उसे हटाने के लिए एंटी लॉग ले लेते हैं, और एंटी लॉग है तो उसे हटाने के लिए लॉग ले लेते हैं। इसका मतलब यदि ये इनके एंटी लॉग की वैल्यूज हैं तो इन वैल्यूज का यदि आप लॉग ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी log 7.9 बराबर 0.9, log 6.7 बराबर 0, log 5 बराबर 7, log 3.9 बराबर इतना, log 1.1 बराबर 0.1। यानी ये लॉग ले लें तो ये वैल्यू आ जाएंगी, इनका एंटी लॉग ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इनके लॉग ये हैं और इनके एंटी लॉग ये हैं, तो ये आपके कभी भी काम आएंगे। ठीक है, बस खत्म हुआ आपका चैप्टर। आज केवल यहाँ तक रखेंगे, आराम से टेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर अगली क्लास में केमिकल काइनेटिक्स से। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।